देखा गया है गर्मी वहां पर भी है, लेकिन वहां का जागरूक मतदाता है और मतदाता बड़ी तादाद में हमेशा से निकलता है। 70% से ज्यादा हमेशा वहां की वोटिंग परसेंटेज रहती है, हमेशा क्रॉस करती है। उत्तर प्रदेश में भी 47.55% और बिहार में 45.33% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा निराशाजनक जो वोटिंग परसेंटेज है वो महाराष्ट्र का है। और हालांकि क्योंकि ये बड़े जो अभी जिन 13 सीटों पर हो रहा है उनमें से जो सीटें हैं ज्यादातर वो मुंबई की हैं, शहरों की सीटें ज्यादा हैं इनमें, और यही वजह है कि उतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इसी तरह से देखा गया है। सवाल यही उठ रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन सभाओं में विपक्ष की बड़ी तादाद में भीड़ आ रही है। प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ होती है, लेकिन अमूमन प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं उनकी सभाओं में भीड़ आती रही है। और फिर इसके अलावा भी हमने देखा है कि भीड़ किस तरह से जुटाई भी जाती है, इसके भी कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। लेकिन ये चुनाव जो है पूरे तरीके से ये मुद्दों का चुनाव है, और ये मुद्दों का चुनाव साफ तौर पर लगता है कि ये रोजी रोटी का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, संविधान, लोकतंत्र को बचाना, इन सब का चुनाव है। जो एक लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसपे वो दावा करती है कि वो उसको वोट करता है, वो भी उसको इस बार वोट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर वही नहीं बचेगा तो फिर ये तमाम चीजें, जो 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उनको, वो आगे उसके उसके बिना पर उनके और कितने अधिकार जो है वो छीने जाएंगे, ये सब उनके जहन में घर कर रहा है। जब लोगों के पास आप बात करते हैं, जाते हैं, तो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि तानाशाही मचा रखी है। और अभी जैसे मैं बता रही थी कि रायबरेली आज भी, अमेठी से ज्यादा रायबरेली आज चर्चा में बना हुआ है। लगातार सुबह से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, और वहां पर बूथ पर जब वो पहुंचे, एक बूथ पर, वहां पर जो वोटर थे उन्होंने शिकायत की कि वोट नहीं करने दिया जा रहा है, राहुल गांधी से धमकाया जा रहा है। तो अब आप ये सोचिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है वोट की ताकत, और वोट की चोट ही नेता को पहुंचाई जाती है, और इसी से उसको जवाबदेह बनाया जाता है कि वो जवाबदेह बने जनता के प्रति, क्योंकि जनता ने चुनकर उसको वहां पर भेजा है। अगर वोटर्स को धमकाया जाए, वोटर्स को डराया जाए, और ये मैं लगातार देख रही हूं, मैं लगभग हर फेज में मैंने जाकर बाहर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पहले फेज, दूसरे फेज में तो बहुत मुश्किल हुई थी लोगों से बात करने में, लोग खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग खुलना शुरू हुए हैं, अब लोग बात करते हैं, अब लोग कहते हैं, क्योंकि उनको भी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बदलाव की तरफ देश बढ़ रहा है, सत्ता परिवर्तन की तरफ देश बढ़ रहा है, तो अब वो खुल के बात कह पाते हैं। लेकिन उससे पहले तो लोग इतने डरे हुए थे कि लोगों का ये कहना था कि देखिए हमें डराया जाता है, मुकदमे लगा दिए जाते हैं, किसी ने कहा जमीन छीन ली, किसी ने कहा दुकान को छीन लिया, किसी ने कहा कि हमारे घर के इस सदस्य को जेल भेज दिया। ये सब एक वोटर के साथ हो रहा है इस लोकतंत्र में, सिर्फ ये नेताओं तक सीमित नहीं है, ये वोटर्स के साथ किया जा रहा है। तो सोचिए देश किस तरफ बढ़ रहा है कि आप हमें वोट करिए तो सब ठीक है, अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे तो आपको किसी और को भी वोट नहीं करने दिया जाएगा। ये इस तरह की सियासत जो है वो देश में चल पड़ी है, और इसी को लेकर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये चुनाव 5 फेज आज मुकम्मल हो जाएंगे, और 5 फेज अब से 4 बज रहे हैं, 2 घंटे का वक्त बचा है, 2 घंटे से भी कम का वक्त है जब आप वोट डाल सकते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घरों से बाहर निकलिए। अगर आप 6 बजे तक भी पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं तो आप वोट डाल पाएंगे। अगर आप लाइन में एक बार लग गए तो फिर आपको कोई वोट डालने से रोक नहीं सकता है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। हर बार मैं आपको ये बात बताती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, वोट आपको डालने होंगे, तो घरों से निकलिए। धूप है, गर्मी है, बर्दाश्त करके आप जा सकते हैं। बहुत सारी इमरजेंसी में भी आप घर से बाहर निकलते हैं, और ये भी आपके लिए एक तरह की इमरजेंसी है। ये वोट आप 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। अनिल जी, अगर वोटर कैंडिडेट से, यानी राहुल गांधी से अगर ये शिकायत करे कि उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अगर जमीन पर लोग ये कहें कि उनको धमकाया, डराया जा रहा है, मशीनें खराब हो रही हैं, जहरीले बयान दिए जा रहे हैं, नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, कैंपेन्स चलाई जा रही हैं पार्टीज के खिलाफ, जिसको लेकर आज कोलकाता उच्च न्यायालय ने ये एक तरह से जो कैंपेन थी टीएमसी के खिलाफ, उस पर रोक भी लगाई जो बीजेपी ने चला रखी थी। तो आप मुझे बताइए कि फिर इस चुनाव में क्या लोग ये सारी बातें भी अपने जहन में रखकर वोट करेंगे?
कि अगर उनको वोट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप डराएंगे धमकाएंगे और दूसरी तरफ आप वोट नहीं करने देंगे। आखिर ये लोकतंत्र जा किस तरफ रहा है? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन पहले हम्म। और अब के अब में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले चुनाव आयोग दिखाई देता था, वो आपको हर हम्म। जगह दिखाई देता था, आप महसूस कर सकते थे कि एक एजेंसी है जो चुनाव कंडक्ट करा रही है। वो एजेंसी गायब दिख रही है और वो एजेंसी सरासर नदारद हो गई है जिसका कि कोई पता नहीं है, और वो जब दिखती भी है तो बीजेपी के पक्ष में दिखती है। तो इसकी वजह से ये जो उसकी वो ये जो अनुपस्थिति है चुनाव आयोग की, वो ये दर्शाता है। कहीं आपको दिखाई दिया कि कोई ऑफिसर कह रहा हो कि नहीं है मतदान हम करा लेंगे, या कहीं आपको दिखाई दिया कि सख्ती कर रहा हो कोई ऑफिसर कि नहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। जो सारे वीडियो आ रहे हैं अभी तक जो मैंने देखा, वो सारे वीडियो जनता की तरफ से है, शिकायत वाले वीडियो हैं। मतलब उनकी ये को बयान करने वाली भी है, उनका प्रतिरोध का वीडियो है। लेकिन कहीं से भी आपको चुनाव आयोग या जो आश्वस्ति जिसको आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो कहीं कोई वीडियो नहीं दिखाई देता है। कई कई जगह तो जो साफ दिखाई दे रहा है कि लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वगैरह कोई दिखाई नहीं देती है। तो ये अंतर है, ये आपको मानना होगा। गलतियां हैं और ये सब गड़बड़ियां पहले से भी है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग अनुपस्थित है, और चुनाव आयोग का पूरा रवैया जो है वो एकदम हानिकारक है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। ये तो साबित हो गया, क्योंकि अभी आप देखिए कि इतनी बार गए उनके साथ, शिकायत ये दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, ये इनको क्या कहते हैं कांग्रेस ने और बाकी दलों ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप प्रधानमंत्री का ही देख लीजिए, एक उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके हिसाब से पोलराइजेशन तो एकदम मतलब पहला है, जिसके कारण आपको मालूम होगा, याद दिला दें, चर्चा हुई है कई बार लोगों ने कि बाला साहब ठाकरे की का को 6 साल के लिए मतदान करने से ये कर दिया गया था, उनको मतलब उसके लिए रोक लगा दी गई थी। ये उनको उनको ये भुगतना पड़ा था। और फिर इंदिरा गांधी को आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग के लिए किस तरह से उनको सीट गंवानी पड़ी, और क्या क्या हमने देखा, मतलब इमरजेंसी वगैरह सब हो गया था। सिर्फ इतना मामला था कि मंच खड़ा करने और बिजली सप्लाई जो है उसकी, जो मंच पर रोशनी के लिए, उसके लिए या लाउड स्पीकर के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के का उपयोग किया था। मतलब आप सोच लीजिए, और अभी आप देख लीजिए, अभी किसी को पता ही नहीं है कि कितना दुरुपयोग और सदुपयोग हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, कितना किस तरह से वो लोग ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मान लिया सिक्योरिटी वाली बात है, लेकिन बाकी लोग भी जो कर रहे हैं उपयोग, वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं देख रहा है खर्च क्या हो रहा है, किसी को पता चल रहा है क्या? मुझको याद है कि जब सेशन का ज़माना था तो आ करके उन्होंने ये था कि अगर आप कितनी झंडियाँ ले जाएंगे, क्योंकि झंडी के आधार पर वो उसमें कैलकुलेट करते थे कि एक अगर आपने छोटी सी अगर वहाँ प्रभात फेरी निकाली है, तो उसमें जो है आपको इतना आदमी है और इतना झंडी है, इतना साइकिल है, तो इतना खर्चा है, वो खुद ही बैठा देता था। अभी क्या क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, कोई कुछ मतलब खुला खेल फरुखाबादी है। और उसमें है नहीं तो चुनाव आयोग की अनुपस्थिति, ये भी आपको दिखाई देगा। मैंने पहले भी चर्चा की और फिर मैं आपको दोहराऊंगा कि इसमें लोकतंत्र के सारे पाए जो है उसको जो जो जिसको उन्होंने तोड़ डाला था, वो सब अपने भग्नावशेष उसके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक होप भी दिखाई दे रहा है, वो होप है कि किस तरह से नए नए लीडर्स पैदा हो गए। अब आप अभी देखिए बिहार में अब 10 साल तक या 15 साल तक के लिए पता चल गया लोगों को कि एक नेता है जो बिहार का नेतृत्व कर सकता है, तेजस्वी यादव के रूप में, या अखिलेश तो हैं ही पहले से भी है। इस तरह का जो एक लीडरशिप नहीं पैदा ले रही थी, उसका हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था। तो चेंज भी हो रहा है, और वो हो रहा है, ये सब जनता कर रही है। इसमें हमने मीडिया के रूप में पूरी तरह मतलब गैर जिम्मेदारी से काम किया, और हमने कोई काम नहीं किया, तंत्र जो है वो नहीं किया। चुनाव आयोग इसके बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी मैं कहूँगा कि बहुत लेजी किस्म का उनका रवैया है, बहुत आलस से उन्होंने काम किया। जो काम उनको पहले करना था, इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मसला हो या
अभी जो चल रहा है, मतलब ये जो शिकायत जिसको सुनने वाले हैं, वो आंकड़ों को लेकर के चुनाव, उन्हें वोटर के बारे में जो आंकड़े देने थे, वो बारे में भी इतना लंबा क्यों करना था? इनको तुरंत उसको जवाब चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट। तो ये अंतर भी है कि सब लेजी था, लेथार्जी था, या मिल गया था, मीडिया मिल गया जी था, कॉरपोरेट मिल गया था ये। लेकिन जनता ने जो है इसका रंग बदल दिया है। वो जो आपको दिख रहा है, जो भी कुछ जो आप मतलब लोग वाइब्रेंस जो दिख रहा है, वो उसी का है कि आपका लोग जो है, लोग जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर संविधान को बचाने का मुद्दा और जाति जनगणना जैसे मुद्दे और बेरोजगारी और महंगाई। आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा, आप कहीं भी आप गई होंगी तो आपको पता चला होगा कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कितने लोग ये हैं, मतलब कितने उनको लग रहा है, कितना महसूस हो रहा है, उनको तकलीफ महसूस हो रही है। तो वो मुद्दा तो मतलब जनता ने इसको स्टेज पर लाया और राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने इसको अभिव्यक्ति दी है। तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपने कहा कि क्यों जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग वगैरह और जो ये दृश्य दिख रहा है, ये चुनाव आयोग की अनुपस्थिति के कारण है। उसको घसीट के लाने में विपक्ष, मीडिया या जो भी है, अदालत भी उसको मैदान में लाना था। जिसको सबसे ज्यादा मैदान में लाना था, वही मैदान से नाराज है। जी, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह की बयानबाजियां भी की जा रही है, उसको लेकर भी किसी तरह के कोई नोटिसेस जो है वो सर्व नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ प्रधानमंत्री रैलियों में अपने सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ इंटरव्यूज में आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान जिस दिन कर लिया, उस दिन वो सार्वजनिक जीवन से वो संन्यास वो ले लेंगे। तो उनकी ये तमाम बातें कितनी खोखली हैं, वो अपनी बातों को खुद ही, किसी और को कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो रैलियों में कहते हैं उसका खंडन खुद ही वो अपने इंटरव्यूज में कर देते हैं। और इससे साफ तौर पर आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो अभी नैरेटिव खड़ा किया गया बीजेपी की तरफ से, या फिर जो बयानबाजियां की जा रही हैं, वो किस तरह से ना सिर्फ खोखली, बल्कि उसके साथ साथ आप ये देखें कि बिल्कुल एक तरह से बेमानी वो नजर आ रही है। शकील साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। और लगातार अनिल जी और राहुल लाल जी और हमारे साथ संजय जी लगातार जुड़े हुए हैं। सवाल मैं शकील अख्तर जी आपसे ही मैं करना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश उन तमाम जगहों की हम बात कर रहे हैं। आपको आवाज मिल रही है शकील जी मेरी? जी, 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और 49 में से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और महाराष्ट्र की 13 सीटें महत्वपूर्ण। तो तमाम सीटें हैं, लेकिन जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और सुबह से चर्चा का केंद्र रायबरेली और अमेठी बना हुआ है, और उनमें ज्यादा रायबरेली। लगातार शिकायतें हैं ईवीएम खराब होने की, शिकायतें हैं बूथ पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो खुद मतदाताओं ने उनसे शिकायत की कि उनको धमकाया जा रहा है। अब एक वोटर को धमकाया जा रहा है, आप ये सोचिए, और ये सिलसिला लगातार जारी है। जब आप ग्राउंड पर लोगों से बात करते हैं, तब भी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि खुलकर नहीं बोलते, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो ये किस तरफ लोकतंत्र बढ़ रहा है, इसकी एक बान की। लेकिन 5 चरण समाप्त हो रहे हैं आज। अब से लगभग पौने 2 घंटे के बाद वोटिंग थम जाएगी। जो लाइनों में लगे हैं वोट कर पाएंगे, और 2 चरण सिर्फ रह जाएंगे। इस चुनाव को 5 चरणों में अगर हम देखें तो किस तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, किसकी बन रही है आखिर सरकार? देखिए बुशरा, अगर लोगों को धमकाया जा रहा है और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा, तो ये अपने आप समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। सत्ता पक्ष को धमकाने की जरूरत तब पड़ती है जब उसे लगता है कि वोटर जो है उसके खिलाफ जा रहा है। और आप जो रायबरेली का जिक्र कर रही हैं, वहां तो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि उनके बस्ता छीन के भाग गए, उनके कागज छीन के भाग गए। तो रायबरेली में ये सब इसीलिए हो रहा है कि रायबरेली में राहुल गांधी बहुत जबरदस्त लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इससे जो है वहां पे सब लोग घबराए हुए हैं। आप देखेंगी कि रायबरेली में प्रधानमंत्री नहीं गए, जबकि उनकी बहुत डिमांड थी वहां पे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की प्रत्याशी की तरफ से,
वो बार बार डिमांड पहुंचा रहे थे कि एक बार पीएम मोदी का दौरा यहाँ पे करवा दीजिए, लेकिन मोदी जी को मालूम था कि यहाँ पे क्या रिजल्ट होने वाला है। तो ये 5 चरण के जो चुनाव हैं, ये अपने आप में एक ट्रेंड बता रहे हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कल फूलपुर में और इलाहाबाद में हुआ, उसने साफ साफ दीवार पे लिख दिया कि जनता के मन में क्या है, नौजवान के मन में क्या है। युवा वहां पे जिस तरह से उमड़े थे वो अभूतपूर्व था, वो कोई साधारण दृश्य नहीं था। उनमें जो जोश था राहुल और अखिलेश से मिलने का, वो इसीलिए था कि राहुल और अखिलेश नौकरी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, वो लोग अग्निवीर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और नौजवान आज का यही चाह रहा है। नौजवान जिस कदर बेरोजगार है, अभी जो एक 8 वोट डालने वाले का फोटो बार बार मीडिया दिखा रहा है, आपने भी दिखाया उसको आप देखिए, और 2 उन लड़कों को देखिए जिन्होंने कन्हैया कुमार पे हमला किया था। वो कैसे लग रहे हैं? पूरी तरह नशे में, भक्ति के नशे में, मूर्खता के नशे में, झूठ के नशे में। कोई भी अपने बच्चों को क्या ऐसा बनाना चाहेगा? वो लड़का जो 8 बार वोट डाल रहा है, जिस तरह से हंस रहा है, वो क्या है? बहुत बड़ी सफलता मान रहा है वो इसको, बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है वो इसको, कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि उसको करने दिया गया ये सब। तो आज की तारीख में ये जो युवा हैं, ये किस तरह पढ़ रहे हैं? और एक बात यही हम कहते हैं कि एक युवाओं की पीढ़ी बनाई थी नेहरू ने, और एक युवाओं की पीढ़ी बना रहे मोदी जी। नेहरू की बनाई हुई पीढ़ी जो है आज विदेशों में है, वो आईआईटी में पढ़ी है, आईआईएम में पढ़ी है, जिन्हें नेहरू ने बनाया था। और आज जो है ये जो नई पीढ़ी बना रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये कन्हैया कुमार पे हमला करके बता रही है कि देखो कन्हैया कुमार ने ये किया था, जो उसने किया नहीं था। ये 8 बार वोट डाल के क्या बता रहा है? देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। और इसलिए जो है ये जो चुनाव है, ये एक खास दिशा में बढ़ रहा है, और वो दिशा है लोकतंत्र की वापसी, संविधान की रक्षा, युवाओं की नौकरी। राहुल जब युवाओं की नौकरी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये 8,000 कुछ रुपया तुम्हारे अकाउंट में भी आने वाला है, महिलाओं के अकाउंट में भी आने वाला है 1 लाख रुपए सालाना का, तो आप देखिए कि युवा के चेहरे पे कैसे खुशी आती है। आज हालत ये है कि युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे जिसकी नौकरियां हो, सबकी हालत खराब है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उस महंगाई की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं? आपने अभी बताया कि वो एक दिन बोलते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं, और ठीक दूसरे दिन ही वो जाके बोलते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों को सब कुछ देने वाली है। लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, यहां तक कि जिस अग्निवीर का इतना विरोध हो रहा है, उस अग्निवीर की बात भी नहीं करते। वो अग्निवीर जो भारत की सैन्य रक्षा के लिए जरूरी है, उसकी बात भी नहीं करते। वो बात काहे की करते? वो भैंस की। बताइए, प्रधानमंत्री के दिमाग में भैंस घुसी हुई है? प्रधानमंत्री भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो प्रियंका गांधी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं मंगलसूत्र होता क्या है? मंगलसूत्र का महत्व, उसकी गरिमा आपको मालूम है? उसकी पवित्रता आपको मालूम है? आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगार की बात नहीं करते। भाई, देश की आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अगर युवाओं के पास काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो देख लीजिए क्या कर रहे हैं, 8 बार वोट डाल के आ रहे हैं और आज जेल में चले गए। वो उन युवाओं के माँ बाप से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि उनके बच्चों को किस तरह बहकाया गया। और वो बच्चे जो हैं, जो पढ़ लिख के कुछ काम करते, आगे बढ़ते, तरक्की करते, वो कहाँ हैं? तो बुशरा, ये चुनाव जो है ये एक दिशा में जा रहा है, और वो दिशा आज सबको दिख रही है।
कल तो बहुत ही जिसे कहते हैं वाजे तौर पे मुखर होकर फूलपुर में और इलाहाबाद में दिखी। प्रयागराज और जी। और ये इलाहाबाद वही है जो बिल्कुल बनारस से लगा हुआ है। वही पूर्वांचल है, ये 50 किलोमीटर का भी दूर नहीं होगा, वहां से लगा हुआ है वहां से। तो ये हवा जो है इलाहाबाद से बनारस भी जाएगी, और ये हवा इधर रायबरेली में आई गई है। रायबरेली और वाराणसी के दरअसल बीच में इलाहाबाद है ये। तो ये जो है एक ट्रेंड है, एक माहौल है, जो 10 साल बाद लोगों को एहसास हो गया है कि सिर्फ झूठ से, सिर्फ ये कहने से कि मुसलमान ऐसा कर देंगे, सिर्फ ये कहने से कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और हमें देश की सुरक्षा जो है वो पुख्ता चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है इस बात को कि खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, सुरक्षा कैसे होगी इस पर बात कीजिए। चीन अंदर घुस के बैठा हुआ है, उस पर बात नहीं कर सकते कि चीन अंदर घुस के बैठा हुआ है, लेकिन एक झूठा नैरेटिव कि हम अगर जीते तो पीओ को ले लेंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? 10 साल में कुछ नहीं किया, अब अगर जीते तो पीओ को ले लेंगे। तो भविष्य की जो सारी बातें हैं उनके ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2014 में भी तो कहा था कि 15 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए, 2 लाख नौकरी हर साल दूंगा। वो कहां है 2 लाख नौकरी? युवा इसीलिए आक्रोश में 2 करोड़ 2 करोड़ नौकरी, सॉरी 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, कहां है वो? तो ये स्थिति है बुशरा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये स्थिति है और आईने की तरह बिल्कुल साफ है। अब कोई भी मखौटा, कोई भी चीजें अब काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। वो जो नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसको एक विश्व गुरु की तरह प्रेजेंट किया गया, तमाम मीडिया उसके सामने लगाया गया, कितना पैसा खर्च किया गया, तमाम कॉर्पोरेट उसके पीछे लगाया गया, वो अब भरभरा के गिर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि जनता तय करती है कि उसे किसको बिठाना है। आप उसको 1 बार 2 बार बेवकूफ बना सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि जिसने बीजेपी को वोट किया वो वोटर कोई बेवकूफ था, मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो जिस तरह का होल पहनाया जाता है, एक लबादा पहनाया जाता है, चीजों को जिस तरह से पेश किया जाता है, जिस तरह से चमकदार दिखाने की कोशिश की जाती है, कभी कभी आप जो है उस चमक धमक का शिकार जो है वो हो जाते हैं। 2014 बिल्कुल अलग तरह का चुनाव था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, यूपीए 1 यूपीए 2 की अन्ना जैसा आंदोलन था। उसके बाद वो भी आपको पता है कि वो आंदोलन किसका खड़ा किया गया था और उसका फायदा फिर बीजेपी को मिला। एक बार 5 साल देखा गया, फिर उसके बाद पुलवामा जैसी बात कहा गया कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या इसके लिए उन्हें वोट नहीं कर सकता है, और फिर 303 सीटें उनको मिली। लेकिन अब तमाम चीजें, कोई भी चीज अब काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। 370 पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, मुस्लिम लीग का जिक्र है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वो बता रहे हैं मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, अगर आ गए तो मुसलमानों को क्या क्या दे दिया जाएगा। ये तमाम चीजें अब काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वो देश का दुश्मन बताना, देशों को मुसलमानों को इस तरह से प्रेजेंट करना, राहुल गांधी को इस तरह से बताना कि देखिए वो कितने मुस्लिम परस्त हैं, कितने देश के खिलाफ हैं, वो उनकी पार्टी कितनी देश के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन देश के खिलाफ है, सिर्फ एक पार्टी है और सिर्फ एक नेता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो देश को बचा सकती है। चाहे देश में जो बेरोजगार हैं उनकी एक लंबी कतार क्यों ना लग जाए, लाखों लोग सड़कों पर घूमे बेरोजगार, महंगाई चाहे 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन फिर भी आप नरेंद्र मोदी को वोट करिए। वो तमाम चीजें अब काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं और ये साफ तौर पर लग रहा है। राहुल लाल जी, तो फिर आखिर अगर बीजेपी को जो अभी वोट मिलेंगे या मिल रहे हैं, फिर वो किस बिना पर, क्या आपको लगता है वो एक कोर वोट है जो उससे छिटकता नहीं है? क्या वही बस उस तरफ जाएगा और बाकी आपको लग रहा है कि एक स्विंग वोट, एक वो वोटर जो सब कुछ देख भाल कर वोट कर रहा है, वो उसने अपना मन बना लिया है कि वो किधर वोट करने जा रहा है? बुसरा जी, एकदम बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहा है, उनके जो बिल्कुल जो उनके प्रति 100% समर्पित उनका कोर वोटर है वही उनके पास जा रहा है। उनसे जो थोड़े बहुत नाराज हैं वो तो घर से नहीं निकल रहे हैं, और बाकी बड़ा सा हिस्सा जो है वो स्विंग होके विपक्षी खेमे के साथ जा चुका है।
देखिए, हमें भी अभी एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा था कि भाई चुनाव आयोग का काम क्या होना चाहिए था बुशरा जी? उनका काम तो वोट प्रतिशत बढ़ाना होना चाहिए था। इस गर्मी में, भयानक धूप में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको कैसे वो बूथ पे सुविधाएं प्रदान करें और ज्यादा बूथों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से मतदाताओं को हतोत्साहित करने के प्रयास हो रहे हैं। हमें अभी भी याद है मुझे कि जब सोचे, आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी वाले युग में है कि आपने एक एक बूथ पे आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ, इंटरनेट का युग है। जब इंटरनेट का युग नहीं होता था, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे बुशरा जी, तब देखते थे कि कहीं से लोग छोटा सा फैक्स मशीन फैक्स कर दिया करते थे चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग उस फैक्स के आधार पर कार्रवाई कर देता था। तो इतना ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग का रिस्पांस करने की गति देखिए कितना तगड़ा रिस्पांस करती थी। आज चुनाव आयोग को अगर पता लग जाए कि सामने में जो है कि इस प्रकार की परिस्थिति है, तमाम मीडिया डोमेन में वीडियो कई बार घूमते रहते हैं, टालते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है कि उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो देश के मतदाता समझ पा रहे हैं। क्या हम लोग कभी कल्पना कर सकते थे कि एक व्यक्ति जो आज सिटिंग जज हो हाई कोर्ट का, अचानक से वो जो है कि टीएमसी के ऊपर लगातार प्रतिकूल टिप्पणी कर रहा है, और वो कल सीधे बीजेपी ज्वाइन करके जो है कि बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ ले? न्यायिक संस्थाओं को क्या रूप देना चाह रही है? आप जुडिशरी को किस रूप में आप उसको अपने पॉकेट वाला संस्था बना लेना चाहते हैं? तो ये चीज जो है सामान्य सबों को समझ में आ रहा है। और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो बड़बोलापन 400 पार वाला जो लक्ष्य उन्होंने दिया, और उसको लेके अनंत हेगड़े सहित तमाम लोगों के जो बयान आए कि लोगों ने एक चीज देखा कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का भरपूर अधिकतम दुरुपयोग किया जा रहा है। और वैसे स्थिति में जब राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, और फिर 400 पार वाला जो नारा आया, उसने ऑटोमेटिक जनता ने समझ लिया कि अगर इस सरकार को भूल चूक से किसी तरह से शक्ति में आ गई तो फिर तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, फिर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। और वहां से सीधे सीधे ये इलेक्शन यू टर्न लेना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर सोचिए कि प्रधानमंत्री जी ने सफाई दिया, वो गृह मंत्री लगातार कितने बार बयान दे रहे हैं, कानून मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन ये मामला इस रूप में जनता के समक्ष गया हुआ। जनता के समक्ष केवल इसलिए नहीं गया कि राहुल गांधी ने बोल दिया, बल्कि जनता, राहुल गांधी ने जो चीज कहा वो जनता देख पा रही है कि सामने में घटनाएं उसी रूप में घट रही है, एक एक करके नजर आ रही है, बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर रूप से नजर आ रहा है। तो एक तो देखिए ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ है। मुझे लग रहा है कि सरकार की बड़ी गलती रही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेना। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से केवल झारखंड में जो है कि आदिवासी समूह के लोग नाराज नहीं हुए हैं, इस सरकार का दोहरा रवैया कि ये सरकार दलितों के प्रति कैसा व्यवहार रखती है, ये सरकार जो है कि आदिवासियों के प्रति कैसा इनका रवैया होता है, वो एक तरह से उसको लेके जो नाराजगी की स्थितियां हम लोगों ने देखी कि जो राजस्थान तक में जो एसटी समुदाय के लोग थे, आदिवासी समूह के लोग थे, वो नाराज थे वहां पे कि भाई अगर हमारे समूह से कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो आप यूं ही बिना कारण जो है कि केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डाल देंगे। तो ये जो अतिशयोक्तिपूर्ण एक स्थिति इन्होंने बनाई कि अगर लोगों ने एक चीज देखा कि अजित पवार के ऊपर आरोप लगे, आज वो मजे से जो है कि वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कोई अगर एनडीए में चला जाए, ये जो तो प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का जो पूरा मुहिम था कि वो विपक्ष को केवल भ्रष्टाचार में पेंट करना चाह रहे थे, वो लोगों को समझ में आ गया कि आप केवल विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। तो ये एक एक टर्म इन्होंने जो तमाम प्रयास किए, आप सोच के देखिए कि आज कितने ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। जो मध्यम वर्ग है इस समय, जो मध्यम वर्ग बीजेपी के लिए कभी बहुत जोर शोर से उनके वंदना में, उनके स्तुति गान में लगा हुआ करता था, वो भी उन्हीं वोटर्स में उनका एक बड़ा हिस्सा बुशरा जी शामिल है उस वोटर्स में जो घर से निकल के वोट डालने नहीं जा रहा है। उनकी नाराजगी है कि हमारे बहुत ज्यादा है। इस सरकार ने तो यह दावा किया था कि जब ब्लैक मनी आएंगे तो 15 लाख रुपया मिलेंगे, उसके साथ ही साथ कि मोदी जी के तमाम वो संबोधन मौजूद थे कि लंबे समय तक देश के लोगों को स्विट्जरलैंड से इतने ब्लैक मनी लाएंगे कि देश को लोगों को लंबे समय तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो हो गया उल्टा। आपने जीएसटी के टैक्स, दूध दही तमाम जो बेसिक बुनियादी चीजें उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आपने कारपोरेट टैक्स को जो 30% होता था उसको घटा के 12 से 15% तक अलग अलग परिस्थितियों के लिए कर दिया। उसके लिए दावे किए गए कि खूब ज्यादा नए निवेश होंगे। निवेश नए कितने हो रहे हैं हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग जब न्यूज देखते हैं पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बाहर भारत से विदेश की तरफ ही जा रहा है। तो आप एक उल्टी स्थिति, और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं कि खटाखट खटाखट कहके भाई राहुल गांधी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं।
जब से कोरोना का काल आया है तब से तमाम सभी अर्थशास्त्री ये सुझाव दे रहे हैं कि आपको समाज के निचले तबके को सीधे सीधे आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा, तभी आप अपने अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, तभी इस अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी, तभी हमारे यहाँ पे नए फैक्ट्री लगेंगे, नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राहुल गांधी वही चीज कर रहे हैं, वो महिलाओं को देने के लिए तैयार है, वो युवाओं को दे रहे हैं, तो एक तरह से उनको वो आर्थिक उनको एक सशक्तिकरण भी मिलेगा और हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज भी मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो कि हमेशा बूस्टर डोज अपने अर्थव्यवस्था में देने में कभी ध्यान नहीं रहा, उनका ध्यान केवल चंद पूंजीपतियों को उनको कैसे सुविधाएं प्रदान की जाए। ये जो उन्होंने अडानी अंबानी का भी जो मामला उठाया था, आज वो मामला जन जन तक पहुंच चुका है। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी घिरते हुए चले जा रहे हैं, उनके तमाम स्टेटमेंट बदलते हुए चले जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि नहीं कि मैं कभी अपने सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता, अरे पूरे दुनिया ने देखा कि आप वोट के लिए जब आपको लगा कि आपका वोट बिल्कुल गिरता चला जा रहा है, आपने प्रधानमंत्री पद की वो गरिमा तोड़ी कि जिसके लिए हम लोग सदा दुखी रहेंगे कि हम लोगों के देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के गरिमा का कभी ध्यान ही नहीं रखा, प्रधानमंत्री पद के गरिमा का कभी ध्यान नहीं रखा। और ये बात मैं बता दूं पुष्पा जी कि अब हम ही लोगों को बुरा नहीं लग रहा, बीजेपी के जो कट्टर समर्थक आज निकल के मतदान केंद्रों तक नहीं जा रहे, उन्हें भी बुरा लग रहा है। देखिए वो भी कुछ चाहते हैं कि सरकार कुछ तो ऐसा करती कि अगर सामान्य लोगों के बीच में हो जाते तो तर्कों के माध्यम से बचाव कर पाते। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि आपके 2 भैंस में से एक भैंस जो है कि कांग्रेस वाले ले जाएंगे और वो मुस्लिमों को दे देंगे, बताइए कौन सा बीजेपी का कार्यकर्ता सामान्य लोगों के बीच में इस तर्क का बचाव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो बचाव। तो इस बीच में एक जो परिस्थितियां हमारे देश की काफी गंभीर हुई कि आपने बेरोजगारी दे दिया, इस देश में जो नई पीढ़ी जिसको कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से परिपूर्ण होना चाहिए, नए साइंस टेक्नोलॉजी से परिचित होना चाहिए, उनको आपने गोबर और गोमूत्र के पूरे एक विमर्श में ढकेल दिया उन्हें। तो ये उन परिस्थितियों में अगर इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके बारे में शकील अख्तर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो एक देखना पड़ेगा कि हमें विश्वगुरु बनना था। विश्वगुरु बनने के स्थान पे आज हम लोग किस स्थान पे खड़े हो गए कि अस्तित्व के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री कहें कि 2047 में देश काफी विकसित भारत की तरफ बनेगा, लोगों को 2047 भी नहीं चाहिए ना, लोगों को मुगल काल चाहिए। लोग चाहते हैं कि वर्तमान की बात करें। प्रधानमंत्री की समस्या क्या है दूसरा जी कि वो कभी तो 500 साल पीछे चले जाते हैं, कभी वो 25 साल आगे चले जाएंगे, कभी वो 1000 साल आगे तक चले जाते हैं। वो वर्तमान में रहकर वर्तमान की समस्याओं पे कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं। यह चुनाव था मूलतः उनका डिलीवरी रिपोर्ट देने का, लेकिन चूंकि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कोई डिलीवरी देने जैसा कोई काम नहीं किया उन्होंने। आज तमाम जो बीजेपी के लोगों से बातचीत होती है कि 370 का नाम लेना भी बंद कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि उनसे सीधे सीधे लोग सवाल पूछ दे रहे हैं कि 370 का इतना गायन कर रहे थे आप लोग, इतनी स्तुति कर रहे थे, कम से कम कश्मीर घाटी में अपने प्रत्याशी उतार देते, जमानत जब्त हो जाती है और क्या होता उनका। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए तो नजर आते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं और अपने ही कश्मीर घाटी में जो है कि आप चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं दे पाते हैं। ये कई ऐसे मामले जिसमें बीजेपी बिल्कुल घिरती हुई चली जा रही है और ये इनको रिपोर्ट कार्ड में जनता रिपोर्ट नहीं मान रही है बुसरा जी, इसको मान रही है कि यह सरकार असफलता का एक तरह से प्रतीक की स्थिति रही है। अगर यह सरकार किसी तरह से रिपीट हो गई तो लोगों को लगता है कि हमारे निजी जीवन में समस्याएं काफी बढ़ जाएंगी, इसलिए अब इस सरकार को जैसे भी हो इसे हटाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए। यह मुहिम अगर जनता के छोटे छोटे हिस्से में निचले हिस्से तक पहुंचना शुरू हो जाए तो सोचिए मोदी जी के लिए कितनी चिंता का विषय और यह वर्तमान में हो रहा है इसमें। बिल्कुल, और साफ तौर पर वो दिख भी रहा है जमीन पर। संजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शकील जी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि ये चुनाव क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों का चुनाव है या ये चेहरों का चुनाव भी आपको लग रहा है? और क्या वो चेहरा जो एक बड़ा चेहरा जिस पर लोग वोट करते हैं, क्या वो राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें लोगों को यकीन है और वो यकीन का जो एक चेहरा है वो राहुल गांधी बन रहे हैं? देखिए, मुद्दे का भी चुनाव है, चेहरे का भी चुनाव है और एक चेहरे के खिलाफ भी चुनाव है। ये जो माहौल आज दिख रहा है ये एक दिन में नहीं बना है। ये माहौल तब से बनना शुरू हुआ है जब राहुल ने ये कहा था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पर जा रहा हूं और कोई आए या ना आए मैं अकेला चलूंगा। एक चेहरे ने
एक व्यक्ति ने इस बात को पहचाना था कि अब लोगों से जुड़ने का वक्त आ गया है। अब देश में घूम के लोगों की समस्याओं को सुनने का वक्त आ गया है। अब मन की बात करने का वक्त नहीं है, जनता की मन की बात सुनने का वक्त है। तो बुशरा, जिस दिन से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे कन्याकुमारी से, पहली यात्रा पर, उस दिन से देश का माहौल बदलना शुरू हो गया था। वो एक तूफान था और उसके बाद लगातार देश में माहौल बदलता चला गया। पहली यात्रा, उसके बाद फिर दूसरी यात्रा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो हुआ है विपक्षी एकता। देखिए, इस चुनाव में इस विपक्षी एकता का योगदान बहुत बड़ा है और जनता को ये बात समझ में आ गई कि ये विपक्षी एकता जो है ये केवल व्यक्तियों की एकता नहीं है, बल्कि ये हमारी जनता की एकता है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको एक साथ उठाने की एकता है और इसीलिए मुद्दे इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और वो मुद्दे क्या है? सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। आप तो अभी बहुत घूमी हैं, कई जगह हमने आपको घूमते हुए देखा है, बड़ा अच्छा आप काम कर रही थी। रायबरेली, अमेठी में आपने बड़ी अच्छे लोगों से तरफ बात करी है। लोग एक बात कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई काम हो तो हम थोड़ी बहुत महंगाई भी सहन कर लेंगे, लेकिन जो हमारी जेब में एक पैसा भी नहीं है तो वो चीज हमारे लिए चाहे 10 पैसे की हो, चाहे 10 रुपए की या 10,000 रुपए की, बेकार है। आज बेरोजगारी ने केवल युवाओं को ही नहीं तोड़ा है, पूरे परिवार को तोड़ दिया। बाप के पास भी काम नहीं है, बेटे के पास भी काम नहीं है, किसी के पास काम नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी बना, फिर महंगाई बना, फिर सरकारी चिकित्सा व्यवस्था। आज हॉस्पिटल्स जो हैं, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स जो है बंद होने के कगार पे पहुंच गए हैं। सरकार उसके बदले प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही। सारी उसकी स्कीमें ऐसी हैं जो प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। और उसमें क्या हो रहा है? एक तो पैसे का व्यय हो रहा है। जो पैसा हो रहा है, सरकार जो डाल भी रही है उसमें बड़ी मात्रा में कमीशन खाया जा रहा है और जनता को बहुत बड़ी जो है वहां पे फीस देना पड़ती है, खर्चे देना पड़ते हैं, दवाइयां महंगी लेना पड़ती हैं और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी यूपी में हम सबने देखा था। एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माताजी नहीं रही थी, बड़ा दुखांत मामला था और राजभर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए ले लिए और मेरी मरी हुई मां को वापस लौटा दिया। बोलती हुई गई थी। और साथ ही उन्होंने लखनऊ की और यूपी की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया था कि वो खत्म हो गई है, इसलिए मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो ये एक मुद्दा है। सरकारी शिक्षा का, पहले सारे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये IIT, IIM सब सरकारी थे, मेडिकल कॉलेज, एम्स सरकारी थे। ये कम फीसों में अच्छी शिक्षा। अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। यूजीसी ने आपने देखा था किस तरह फेलोशिप बंद कर दी थी, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा था। उस फेलोशिप के सहारे लड़के और लड़कियां अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करते थे और जो गरीब होते थे, गांव के होते थे, वो थोड़ा सा पैसा किसी तरह बचा के अपने माँ बाप को ही पहुंचा देते जी। तो वो खत्म कर दिया आपने। तो आज ये चुनाव मुद्दों का है। और फिर आज जब चेहरों की बात कर रही है तो चेहरों की बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चुनाव ने कितने नए चेहरे दिए हैं विपक्ष को। अखिलेश को कल आपने देखा, यूपी में एक नई उम्मीद बंधी है। अखिलेश बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में इतना सख्त उनको दर्द है, पीठ में इतनी प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। वो कहते हैं बेड रेस्ट तो मैं मोदी जी आपको कराऊंगा। जब तक चुनाव है तेजस्वी बेड रेस्ट करने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे, स्टालिन, केजरीवाल, राहुल तो है ही है, प्रियंका तो है ही है। ये सारे नए चेहरे लोगों में उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि ये लोग हमारी बात को सुनते हैं, हमारे दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते हैं। क्या है कांग्रेस का घोषणा पत्र? 1 करोड़
डाउनलोड हुए हैं इसके द्वारा, नेट के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र जी 1 करोड़, और जो उसका प्रिंट संस्करण है, छपा हुआ संस्करण है, वो लाखों में बटा है। रोज कांग्रेस के दफ्तर में कहीं ना कहीं से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है कि मुझे 100 कॉपी चाहिए, मुझे 50 कॉपी चाहिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी तहसील के लिए, ब्लॉक के लिए। भीड़ लगी रहती है रोज कि हमें इतनी कॉपी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस घोषणा पत्र ने ही तो इस चुनाव को पूरी तरह से बदला है। जब मोदी जी ने बात करना शुरू करी, आप बता रही थी मुस्लिम लीग, तो जाहिर है कि लोगों ने बड़े गौर से उसको पढ़ा। भाई हम पत्रकारों ने भी 2 और 3 बार पढ़ा उसको, जिसे कहते हैं केयरफुली पढ़ा उसको, कि कहीं मुस्लिम लीग लिखा है हम मिस तो नहीं कर रहे, कई बार स्लिप कर जाते हैं तेजी से पढ़ने में, आदत होती है तेज पढ़ने की, तो उसमें कई शब्द आप स्लिप कर जाते हैं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ा कि कहीं मुस्लिम लीग लिखा होगा इसमें। मोदी जी थोड़ी कह सकते भारत के प्रधानमंत्री है, मगर किसी को नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने पढ़ा, उनको भी नहीं मिला। तो लोगों के अंदर ये बात गई कि प्रधानमंत्री जी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कहने को कुछ नहीं है, और वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि मुस्लिम लीग की तरह हम काम करेंगे। फिर मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो आपकी सारी संपत्ति को छीन लेगी और आधी जो है मुसलमानों को बांट देगी। उनका ये कहाँ कहा भाई? तो उन्होंने राहुल के जो भाषण है और सारी चीजों को पढ़ना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि राहुल तो बिल्कुल ही दूसरी बात कह रहे हैं। ये तो कहीं बात कर नहीं रहे। राहुल तो कह रहे हैं मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। राहुल ने तो ये कहा है कि शिक्षा जो है कक्षा 1 से लेके 12वीं तक फ्री करने वाला हूं मैं। तो वो घोषणा पत्र में भी लिख दिया, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये भी लिख दिया उन्होंने कि जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो संविदा वाले नहीं रखूंगा मैं, अनुबंध वाले नहीं रखूंगा मैं उन्हें परमानेंट करने वाला हूं भाई। कि तुम्हारा काम क्या है, तुम हमसे तनख्वाह लो और बच्चों को पढ़ाओ। और ये भी लिख दिया, घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे कि शिक्षकों से कोई गैर शैक्षणिक काम नहीं लिया जाएगा। आपका काम है भारत के छात्रों को, भारत के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि वो अच्छे कॉलेजों में पढ़ पाए, उच्च शिक्षा ले पाए। और विदेशों में जिस तरह नेहरू ने जिनको पहुंचाया था, विदेशों में कौन लोग नाम कर रहे हैं, ये विदेशों की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं। विदेशों में कौन सी पीढ़ी है? वही जो नेहरू और इंदिरा के टाइम में गई, वही तो है। उसी ने दुनिया भर में नाम किया है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे आर्थिक मामलों में हो, बिजनेस में हो, वही तो पीढ़ी है। तो ये इशू है बुशरा जी, जिसमें चेहरे भी हैं, जिसमें मुद्दे भी हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और चेहरे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और हर चेहरा हर अपने उस स्टेट में तो फर्क पैदा कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश में के जो ये पूरा चुनाव है उसमें भी फर्क पैदा कर रहा है। वहां दूसरी तरफ आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, और फिर आपको योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं प्रचार करते हुए, जो बड़े चेहरों के तौर पर देखें। लेकिन इंडिया गठबंधन में हर चेहरा बड़ा है, चाहे आप झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के से लेकर बिहार में, आप साउथ में चले जाइए, आप नॉर्थ में चले जाइए, आप जहां कहीं भी चले जाइए, तमाम जगहों पे पैन इंडिया उसके पास हर स्टेट में अपना एक मजबूत, एक बड़ा चेहरा है, और यही सबसे बड़ी जीत है। संक्षेप में और आखिर में संजय जी, वाइंड अप करने का वक्त है, और फिर से हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और फिर से हम नई अपडेट के साथ लोगों के सामने अभी आएंगे, दर्शकों के सामने। आपसे संक्षेप में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये आपको चुनाव वाकई में जो मुद्दों का चुनाव ये हम कह ही रहे हैं, और इसीलिए उस तरह का जो हम जोश खरोश देखते हैं वो उस तरह से नजर नहीं आता। लेकिन क्या आपको लगा कि पहले फेज से लेकर 5वें फेज में जब हम आ गए हैं, उस जोश में आपको क्या बढ़ोतरी देखने के लिए मिली? पहले फेज से अगर 5वें फेज को कंपेयर करें, इन 5 फेजों को अगर हम देखें, तो आपको क्या मोटे तौर पर फर्क नजर आता है संक्षेप में? लोग सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे और डरते थे बोलने वाले, अब ये नहीं है, और ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। मतलब पहले ये था कि मीडिया ही सरकार का प्रचार कर रहा था और विपक्ष की बातें या विरोध की चीजें छापता ही नहीं था, बताता ही नहीं था। तो और सोशल मीडिया भी लगभग वैसा ही था, उनके कंट्रोल में था। लेकिन दोनों जगह लोग खुलकर बोलने लगे हैं
और इसकी शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की बात की। जैसे ही उन्होंने पदयात्रा की बात की, नेशनल हेराल्ड का केस सामने आ गया और जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे उनका तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ। जो नरेंद्र मोदी कह के आए थे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, सब भ्रष्टाचारी है वहां, तो 10 साल में कोई नहीं मिला। और जैसे ही राहुल गांधी ने पदयात्रा की बात की, नेशनल हेराल्ड का केस सामने आ गया, वो भ्रष्टाचार नहीं, अगर कुछ केस है भी तो, और उसके लिए वो कहते जमानत पे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल गांधी ने जो अटेम्प्ट किया कि लोगों से जाकर मिलना, उससे मीडिया की जो कोशिश थी या जो लोगों को गलतफहमी थी कि मीडिया बताएगा ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, उसको बहुत बढ़िया से काउंटर किया गया। और अब तो मुझे लग रहा है कि मीडिया को छापना पड़ रहा है। आज के अखबार में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव तीनों अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर हैं, जो पूरी पदयात्रा के दौरान शायद कभी दिखे थे। जबकि पदयात्रा अभी के चुनाव प्रचार के मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण या अलग चीज थी, तो पदयात्रा के समय इन लोगों ने नहीं छापा और अब इनको छापना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये साफ दिखाई दे रहा है। इतना काफी है मुझे लगता है। फिर बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से हम आपसे बात करेंगे। राहुल लाल जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अख्तर जी, आपका ही बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से कुछ ही देर के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद नई अपडेट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। और क्योंकि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग भी अपने आंकड़े जो है वो सामने ले आएगा कि अब तक की वोटिंग परसेंटेज क्या रही है 5 बजे तक की। और फिर उसके बाद जो हमारे पास आंकड़े आएंगे वो कल सुबह या देर रात तक ही आएंगे कि 6 बजे के बाद की जो वोटिंग है। और अब तो आपको पता ही है कि कई कई दिनों बाद भी एकदम से वोटिंग परसेंटेज और उस सब में भी फर्क आ जाता है, वो सब आपने देखा है, जिसको लेकर विपक्ष ने अपना एतराज जताया है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 चरणों का चुनाव जो अब तक बीत चुका है उसमें क्या कुछ बदला है पहले से लेकर 5वें फेज में। और ये चुनाव अब अगले 2 चरण बचे हैं, उसमें किधर और किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और किसकी झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।